देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था और आपका देखिए कौन हियरिंग हो गए थे कि नहीं पूरी तरह रूडोल्फ वान हियरिंग यानी कि डिगवी चल रहे थे। देखिए आपका लियोन डिगविट एक क्वेश्चन आपका देख रहा था मैं, जो मॉडल बना है मैंने कुछ नए नए मॉडल बन रहे हैं भाई, उसको भी बताते रहा जाए। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कौन सा विद्वान किस देश का है, ये भी। दूसरा आपका किताब मैं देख रहा था बना है। और तीसरा आपका ये माने क्रम मिलाने के लिए भी बनता है। तो भाई क्रम वाइज हम बता रहे हैं कि कौन विद्वान पहले आया और कौन बाद में। बैठिए हो। इसके बाद आपका सिद्धांत पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया, वो हमने शुरुआती दौर में ही पहले दूसरे लेक्चर में सभी सिद्धांतों को मैं लिखवा चुका हूँ। इसके बाद आपका कुछ कोटेशन आता है, वहीं आपको याद करना है अच्छे से, और वहीं गलती होने की संभावना भी रहती है। जैसे कि किसने कहा कि विधि संप्रभ का समादेश है, तो आपका ऑस्टिन ने। ऑस्टिन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। फिर आपका इन्होंने कौन सी किताब लिखी? फिर आपका इन्हें किससे एक कदम आगे माना जाता है? तो जो जूरिस्प्रूडेंस में ऐसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और साल पेपर भाई देखते रहिए, जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा कठिन है। देखिए आपका बताया गया था ये डिगवी के बारे में चल रहा था, इनका भी कोटेशन आ चुका है। डिगवी ने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दी। और दूसरा आपका इन्होंने सोशल सोलिडरिटी या सामाजिक एकता, जो हिंदी में पूछा गया है वह आपका पूछा गया है पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत या पारस्परिक अवलंबन का सिद्धांत, अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत, सामाजिक एकता का सिद्धांत, सामाजिक सम्यकता। आगे जगह है ना, जगह बैठिए हो भाई, एक पर तीन लोग बैठिए एक सीट पे। देखिए आपका हिंदी में तमाम नाम पूछे गए हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखिए सोशल सोलिडरिटी। अब इसके बाद आपका डिग्वी महोदय से कर्तव्य वाला पूछा गया है कि किसने ये कहा कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है, और वह जो अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। तो कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था सबसे पहले आगस्ट काम्टे ने दी, और उससे प्रेरित होकर बार बार यह बात किसने दोहराई? डिग्वी ने। तो आपका क्वेश्चन का मॉडल भी बताया गया था कि अगस्त काम्टे भी आ चुके हैं, डिग्वी भी। और अगर दोनों में से एक चुनना हो, एक बार जो जे में आया है, तो आप डिग्वी चुनिए। और ये अगर पूछा जाए कि अगर डिग्वी किससे प्रेरित होकर ड्यूटी या कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन किए हैं, तो अगस्त काम्टे। और अगर सोशल सोलिडरिटी में पूछे तो आपका दुर्खिम से प्रेरित होकर। यही छोटी छोटी बातें हैं जूरिस्प्रूडेंस में जो आपको जाननी है भाई। जो कठिन सब्जेक्ट है पहले पढ़ाया जा रहा है, ये भी याद रखिए, इसलिए कि एक बार आप घर पर जाकर इन बातों का रिवीजन भी कर सकें। आसान आसान सब्जेक्ट तो सभी लोग कर जाएंगे, इसी में आपका दो चार दिक्कतें आएंगी। डिग्री के बारे में पूरा बता दिया गया था, लिखवा भी दिया गया था ना। अब आइए यूगेन इहरलिच देखा जाए। इनका जो पूछा जाता है, दो तीन क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। यानी कि इनके बारे में आपका दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूगेन जो इहरलिच है, यानी कि लिविंग लॉ, यानी कि सजीव विधि का सिद्धांत किसने दिया, या लिविंग लॉ का सिद्धांत किसने दिया? तो यूगेन इहरलिच ने। दूसरा जो कोटेशन इनका पूछता है कि किसने कहा कि विधि लोगों का जीवंत कानून है, तो आपका यूगेन इहरलिच मारेंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है वह आपका इन पर बनता है कि यूगेन इहरलिच कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के थे, यानी कि ये ऑस्ट्रिया के थे। फिर आपका ये
किसके शिष्य थे, किससे एक कदम आगे थे, तो रुडोल्फ वान इहरिंग। 4-5 क्वेश्चन शुरुआती दौर में याद रखना है। अब यूगेन इहरलिच ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया, ये देखिए। इनकी किताब का जो नाम है हम लिखवाएंगे अभी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ इन्होंने किताब लिखी, और इसी किताब में इन्होंने लिविंग लॉ की अवधारणा प्रस्तुत की। तो लिविंग लॉ या जीवित विधि या सजीव विधि या जिंदा विधि होती क्या है, इसको थोड़ा एविडेंस से जोड़कर पढ़िएगा। आपका जिंदा साक्ष्य और मरा हुआ साक्ष्य। देखिए, जो ओरल एविडेंस होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, जो एविडेंस में मौखिक साक्ष्य होता है, यानी कि जो बातें मुख से बोली जाती है, यानी कि जब कोई गवाह अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा कोई बयान देता है, उसे हम मौखिक साक्ष्य कहते हैं, और इसे जीवित साक्ष्य या लिविंग एविडेंस कहते हैं। और जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या कागज पत्तर होते हैं, वह लिविंग आपका एविडेंस नहीं होते। वह जो एविडेंस होते हैं वह डेड एविडेंस होता है, यानी कि मृत साक्ष्य। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन जाए, अगर लिविंग आपका एविडेंस पूछे तो मौखिक साक्ष्य, और डेड एविडेंस पूछे तो कौन मारना है, दस्तावेज। उसी प्रकार लिविंग लॉ का मतलब समझिए, तब लिखवा दिया जाए। लिविंग लॉ का मतलब ये हुआ, 2 लाइन में आपका है कि समाज वर्तमान समय में आपस में जिस तरह व्यवहार करता है, वही आपका समाज की जीती जागता कानून है, और राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि लिविंग लॉ को क्या हो, प्रश्रय मिले। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इहरलिच महोदय शुद्ध रूप से समाज की बात करते हैं। वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में समाज किसी विषय के बारे में किस प्रकार कंडक्ट दिखा रहा है, किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, वहीं लिविंग लॉ है, यानी कि जीवित विधि है। देखिए, एक लाइन आपको याद रखना है। जो सैविनी महोदय है, वह ये कहते हैं कि कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। कानून इतिहास की उपज है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। यानी कि प्रथा और रूढ़ियों को, यानी कि कस्टम यूजेज और जो परंपराएं या ट्रेडिशन है, उसको सेवनी महत्व देते हैं। तो यूगेन इहरलिच जो विद्वान हैं, ये भी आपका ऐतिहासिक में ही आ जाते, लेकिन कब आते, जब ये कहते कि पुराने ज़माने में कानून कैसे थे, पुराने ज़माने में व्यक्ति आचरण कैसे करता था, उसको भी देखा जाए और वर्तमान समय में भी देखा जाए। लेकिन यूगेन इहरलिच इसलिए ऐतिहासिक विचारधारा से अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्राचीन में कानून कैसा था, प्राचीन में व्यक्ति कैसा आचरण दर्शाते थे, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट टाइम में किसी विषय के बारे में लोग आपस में कैसा ट्रांजैक्शन, कैसा संव्यवहार, कैसा लेन देन या कैसा आपका व्यवहार कर रहे हैं, वहीं क्या है, वही जीवन कानून है। और इसी को आपका यूगेन इहरलिच क्या कहते हैं, लिविंग लॉ। फिर एक बार याद रखिए, इतिहास से मतलब इनका नहीं है, किससे मतलब है, आपका वर्तमान से। अगर इतिहास में हल्का सा जाते तो ये किस विचारधारा में आ जाते, आपका ऐतिहासिक। इसको लिखिए, ज़्यादा इसमें है नहीं। यूगेन लिखिए भाई, आपका यूगेन इहरलिच हेडिंग डाल लीजिए। तो 1862 से लेकर 1862 से लेकर 1922 सन भी कभी काल पूछ लिया जाता है। लिखिए 1862 यानी कि जन्म इनका 1862 में हुआ, और मृत्यु इनकी होती है 1922 में, 1922 में। लिखिए एक लाइन,
ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। लिखिए, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। हाँ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने लिविंग लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने लिविंग लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हिंदी में लिख लीजिएगा, सजीव विधि या जीवित विधि। यही ज़्यादातर वैसे पूछा गया है, मिलाने के लिए ही आया है अब तक के इतिहास में। लिखिए, इन्होंने जीवित विधि या सजीव विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लिखिए, इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ किताब लिखी। अंडरलाइन कर लीजिएगा किताब का नाम, हो सकता है पूछ ले। इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ की किताब लिखी तथा उसी में, आगे बैठिए, हो जगह इधर बैठिए, तथा उसी में लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। उसी में लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि विधि लोगों का जीवंत कानून है। ये भी कोटेशन आ चुका, अंडरलाइन करिए, कोटेशन ये आ चुका है एक बार जे में। विधि लोगों का जीवंत कानून है। विधि का विस्तृत सिद्धांत, इसी लाइन में लिखते रहिए, विधि का विस्तृत सिद्धांत स्वीकृति पर आधारित है। विधि का विस्तृत सिद्धांत स्वीकृति पर आधारित है और प्रत्येक समूह अपनी जीती जागती विधि, और प्रत्येक समूह अपनी जीती जागती विधि एवं सजीव विधि का निर्माण करता है। प्रत्येक समूह अपनी जीती जागती विधि माने लिविंग लॉ एवं सजीव विधि का निर्माण करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूगेन इहरलिच रूडोल्फ वान इहरिंग के शिष्य थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूगेन इहरलिच रूडोल्फ वान इहरिंग के शिष्य थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये कुछ हद तक सैवनी से प्रभावित थे। ये कुछ हद तक सैवनी से प्रभावित थे। अंतर कंसेप्चुअल पूछ सकता है, और अभी हमने बताया, फिर एक बार हम बता रहे हैं कि सैवनी इतिहास पर बल देते हैं, जबकि यूगेन इहरलिच किस पर बल देते हैं, वर्तमान समय पर। यही मुख्य अंतर है, लिखिए इसको। ये कुछ हद तक सैवनी से प्रभावित थे। सैवनी विधि के इतिहास पर बल देते हैं। सैवनी विधि के इतिहास पर बल देते हैं, जबकि इहरलिच विधि के वर्तमान स्वरूप पर बल देते हैं। जबकि इहरलिच विधि के वर्तमान
स्वरूप पर बल देते हैं। अगला लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके, इनका मानना है कि किसी समाज विशेष की वास्तविक विधि, किसी समाज विशेष की वास्तविक विधि वस्तुतः वहाँ के पारंपरिक विधि स्रोतों, वस्तुतः वहाँ के पारंपरिक विधि स्रोतों, संविधियों, माने स्टेचूट, कानून कहा जाता है इसको। संविधियों का मतलब स्टेचूट यानी कि अधिनियम और संहिता, ना है तो पोस्ट में लिख लीजिए। संविध जो होता है वह स्टेचूट और कोड होता है। संविधियों और निर्णित वादों, अब इसको तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। निर्णित वादों का मतलब कि न्यायालय ने जिस विषय पर क्या दिया है निर्णय, निर्णित वादों में अंतर्निहित रहती हैं। निर्णित वादों में अंतर्निहित रहती हैं, माने वेस्टेड रहती हैं, समाहित रहती हैं। अगला कोटेशन इनका लिखिए जो आपका आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। विधिक विकास के गंभीर्य का केंद्र, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। विधिक विकास के गंभीर्य का केंद्र, विधिक विकास के गंभीर्य, गंभीर्य आधा रहेगा, गंभीर्य का केंद्र न तो विधायन में केंद्रित है और न तो विधायन में केंद्रित है और न तो विधिपरक विज्ञान में, और न तो विधिपरक विज्ञान में और न ही न्यायिक निर्णयों में, और न ही न्यायिक निर्णयों में। भाई किसको प्रश्रय देंगे? सोसाइटी को, और क्या, यही तो हुआ। यानी कि आपका उसमें नहीं है बल्कि किसमें है? सोसाइटी में। तो अगला शब्द इसी में लिखिए, न ही निर्णयों में, न्यायिक निर्णयों में, बल्कि यह समाज में केंद्रित है, बल्कि यह समाज में केंद्रित है। अब फिर एक बार थोड़ा ऐतिहासिक विचारधारा पर गौर करिए तो ऐतिहासिक विचारधारा ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा है, और कस्टम यानी कि जो प्रथा है, और यूजेज यानी कि जो रूढ़ है, इसी को विधि मानती हैं और कहती हैं कि ये जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, ये सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं। यानी कि जिस प्रकार लीक पर आपका ट्रेन चलती है, उसी प्रकार व्यक्ति को परंपराओं पर ही चलना चाहिए। ये ऐतिहासिक विचारधारा का मानना है। अब आप लोग बताइए भाई, सेंसन या दबाव या प्रेशर या अनुशास्ती या शास्त्री, मैं बता चुका हूँ आपका चारों विचारधाराओं का। पहले प्राकृतिक से उठाइए और 5-6 क्वेश्चन फिर एक बार को रिलेट करिए, तब आपका यूगेन इहरलिच का बताया जाए। प्राकृतिक विचारधारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नेचर या ईश्वर या भगवान द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करता तो उसे शास्ति या दंड या उसके पीछे प्रेशर क्या होता है? तो प्रकृति का भय होता है, यानी कि भगवान का भय। ये कौन सी विचारधारा है? प्राकृतिक। इसके विरोध में फिर एक बार शुरुआत किया जाए, इसके विरोध में
जर्मनी में ऐतिहासिक विचारधारा जन्म ली, जिसके पिता सेवनी या प्रवर्तक सेवनी है। तो इस विचारधारा के अनुसार अगर व्यक्ति प्रथा और रूढ़ इत्यादि का पालन नहीं करता, तो किसके भय के कारण पालन करता है? समाज के। और ऑस्टिन जो इंग्लैंड में उत्पन्न हुए और जिन्होंने जो विश्लेषणात्मक धारा विचारधारा के पिता हैं, उनके अनुसार विधि संप्रभु का समादेश है। और अगर आप विधि का पालन नहीं करेंगे तो सेंशन क्या होता है? यानी कि किस डर के कारण लोग विधि का पालन करते हैं? सेंशन। यानी कि ये संप्रभु क्या करेगा? दंडित। अब समाजशास्त्री विचारधारा ये थी कि चाहे प्रथा से कानून बने और चाहे संप्रभु बनाए, कानून ऐसा हो जो समाज के अधिक से अधिक लोगों का क्या करे? कल्याण करे। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मी बेंथम ने दिया। और आपका तो लिविंग लॉ में फिर आ जाइए। अगर विधि लोगों का जीवंत कानून है, अर्थात वर्तमान में जिस प्रकार किसी विषय के बारे में लोग कंडक्ट दिखाते हैं वही कानून है। ये यूगेन इहरलिच कर रहे हैं। तो अगर कोई समाज का व्यक्ति उस कंडक्ट का, उस प्रथा का या उस व्यवहार का उल्लंघन करता है, तो आखिर इसके पीछे प्रेशर क्या है? अर्थात लिविंग लॉ का लोग पालन क्यों करते हैं? आपका संप्रभु के भय के कारण कि समाज के भय के कारण? बस यही लिखना है। सही बता रहे हैं ज़्यादा लोग। किसके प्रेशर के कारण? कि अगर हम नहीं करेंगे वर्तमान में ऐसा, तो समाज हमारी हिनाई करेगा, आलोचना करेगा। तो आपका लिखिए इसको, इसको लिखिए भाई आपका लाइन चेंज करके। सजीव विधि के पीछे वास्तविक शास्त्री। भाई लिखवा जाएगा लीगल भाषा में। सजीव विधि के पीछे वास्तविक शास्त्री। शास्त्री माने डर या भय, दंड। वास्तविक शास्त्री सामाजिक दबाव होता है, सोशल प्रेशर होता है। अब इनका लास्ट पोजीशन देखिए आपका। देखिए ये एक मैंने अभी आपका इनका बंटवारा भी किया जाएगा, विधि को इन्होंने कैसे बंटवारा किया लास्ट में। ये एक तालाब का उदाहरण देते हैं। वैसे कभी ये उदाहरण पूछा नहीं गया है, लेकिन आपका अगर जैसे ही तालाब का उदाहरण आ जाए तो आप यूगेन इहरलिच मारिएगा। और देखिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण को देखा जाए। मान लीजिए ये तालाब है और इस तालाब को चारों तरफ से घेर दिया गया और कहीं से स्वच्छ पानी आने की माने जगह नहीं है। तो ये तालाब आपका धीरे धीरे पानी सड़ने लगेगा और उसमें के जीव जंतु धीरे धीरे क्या होते रहेंगे? लुप्त। और अगर यह तालाब किसी आपका जल स्रोत से जुड़ा हो, तब क्या होगा? उस जल स्रोत से इस तालाब में ताज़ा पानी आता रहेगा और जीव जंतु जो पुराने हैं वो भी जिंदा रहेंगे और नए जीव जंतु क्या करेंगे? फलेंगे, बढ़ेंगे। उसी प्रकार आप कानून को इस उदाहरण पर सेट करिए। पोखरे का जो पानी है, आपका यूगेन इहरलिच कहते हैं कि अगर किसी विषय को कानून की धाराओं में पिरो दिया जाए, तो कानून बना दिया जाए, तो इन धाराओं से बाहर उस कानून का विकास नहीं हो पाएगा। अतः कानून को खुला छोड़ दिया जाए, अर्थात आपका समाज पर छोड़ दिया जाए कि समाज आपस में जैसा व्यवहार करेगा वैसा कानून बनेगा। इससे समाज के व्यवहार में बढ़ोतरी होगी और नए नए परंपराओं का क्या होगा? जन्म होगा। यानी कि लोग नई नई क्या करेंगे? अपना व्यवहार शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप व्यवहार को किस में बांध दिए? कानून में, तो किसके समान हो जाएगा? पोखरे के जल के समान।
और नए नए कानून उत्पन्न होना संभव, अतः छोड़ दिया जाए समाज पर। समाज जिस प्रकार आपस में क्या करेगा व्यवहार, वैसे ही क्या बन जाएगा कानून। तो जैसे वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन मान लीजिए पोखरे का उदाहरण पूछ ही ले, तो जैसे ही तालाब या पोखरा या जलकुंड दिखे तो किसको मारना है आपको, यूगेन इहर्ली। भाई हर एक बात लिखवाई नहीं जा सकती, मैं बता दूं। और ये जूरिस्प्रूडेंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वह लेक्चर से ही कवर होंगे, लिखवाना संभव नहीं है हर एक बात आपका। अगला देखिए, इन्होंने विधियों का बंटवारा किया। एक आपका औपचारिक विधि या प्रारूपिक विधि या फॉर्मल लॉ माना, और एक आपका लिविंग लॉ माना। तो लिविंग लॉ में किसको रखते हैं, देखिए ध्यान से, तब ये लिखवा दिया जाए। इन्होंने कहा कि कानून दो प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक का मतलब प्रारूपिक भी कहते हैं, प्रारूपिक, प्रारूपिक होता है। और एक लिविंग लॉ होता है, लिविंग लॉ मतलब जीवित विधि। तो प्रारूपिक को ये तीन भागों में बांटते हैं और इसे लिविंग लॉ नहीं मानते। तो वह कौन कौन सा है, तो पहला हो गया संहिता, ये भी लिविंग लॉ नहीं है। आपका दूसरा हो गया संविधि यानी कि स्टैट्यूट, ये भी संविधि, ये भी लिविंग लॉ नहीं है। और तीसरा न्यायालय के निर्णय को, ये भी लिविंग लॉ नहीं मानते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोड, तो कोड भारत में अब जोड़ते रहिए दो तीन इनका, भारत में कोड, तो आपका जैसे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये कानून है, ये फॉर्मल कानून है, लेकिन ये लिविंग लॉ नहीं है। क्योंकि ये तो पोखरा का जैसे पानी एक जगह एकत्र कर दिया गया है, तो वैसे ही कुछ नियमों को धाराओं में क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब विकास कहाँ से होगा, जब बांध दिया गया तो विकास संभव, यानी कि धाराओं से बाहर जाया ही नहीं जा सकता। संविध मतलब स्टेचूट यानी कि अधिनियम, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका टीपीए हो गया, आपका ये साक्ष्य अधिनियम हो गया। इनमें भी विषयों को एक धाराओं में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, और उन धाराओं के बाहर व्यक्ति जाने का हक नहीं रखता। और न्यायिक पूर्व निर्णय, तो न्यायालय जो निर्णय देते हैं, ये जो तीनों है, ये आपका लिविंग लॉ नहीं है। तो ये कैसे लॉ है, फॉर्मल लॉ या प्रारूपिक विधि या औपचारिक विधि। तो आखिर लिविंग लॉ क्या हुई, तो लिविंग लॉ का मतलब या सजीव विधि या जीवित विधि का मतलब हुआ समूह की विधि, यानी कि आपस में समूह के लोग वर्तमान समय में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि विवाह, तो विवाह किस परंपरा से हो रही है, संविदा किस परंपरा से हो रही है, क्रय विक्रय लोग कैसे कर रहे हैं, उत्तराधिकार का नियम क्या है, वसीयत का नियम क्या है, भागीदारी का नियम क्या है, इनको यूगेन इहर्लिच फॉर्मल लॉ न मानकर क्या मानते हैं, लिविंग लॉ। यानी कि आपस में छोड़ दिया जाए कि आपस में लोग संविदा कैसे करेंगे, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन हम भारत में बता दें कि भारत में इन सभी विषयों पर कानून बन चुका है, लिविंग लॉ काम नहीं करेगा। क्योंकि विवाह के लिए भी बना है, उत्तराधिकार के लिए, भागिता या साझेदारी के लिए पार्टनरशिप बना है, क्रय विक्रय के लिए आपका टीपी और माल विक्रय अधिनियम बना है। तो लिविंग लॉ बचा कहाँ, यानी कि सभी विषयों पर क्या बना दिया गया भारत में, लगभग भाई विवाह पर बन ही गया, साझेदारी या भागीदारी पर बन ही गया, वसीयत पर बना ही है, उत्तराधिकार पर बना है, तो लिविंग लॉ रह कहाँ गया। लेकिन उस समय जब कानून कम थे तब ये बातें महत्वपूर्ण थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिखिए इसको, इन्होंने, पैराग्राफ चेंज करिए, इन्होंने विधियों को दो वर्गों में बांटा। ऐसे ही बंटवारा कर लीजिएगा, जो चार्ट बना है ऐसे बंटवारा करना है। इन्होंने विधियों को दो वर्गों में बांटा,
फर्स्ट में लिख लीजिएगा औपचारिक विधि या प्रारूपिक विधि, यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल लॉ। और सेकंड है लिविंग लॉ या जीवित विधि या सजीव विधि। औपचारिक में 3 लिख लीजिएगा। कौन कौन विधि आती हैं? संहिता, संविधि और न्यायिक निर्णय। 3 लिखिए। औपचारिक में 3 लिखिएगा। आपका संहिता यानी कि कोड, दूसरा आपका लिखिए संविधि, और तीसरा न्यायिक निर्णय। और आपका इसमें लिखिए सजीव विधि में भाई, ये संघों या समुदाय की विधि। सजीव विधि में लिखिएगा संघ या समुदाय की विधि आती हैं, जैसे वही उदाहरण लिखना है। संघ या समुदाय की विधि जैसे विवाह, विवाह से संबंधित कानून, विवाह, कामा दीजिए संविदा, कामा दीजिए क्रय विक्रय की संविदा, कामा दीजिए उत्तराधिकार इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार इनका जो सिद्धांत मेन था, आपका 2-3 बातें मैं फिर बता दूं। ये कहाँ के थे ये याद रखना है। ये आपका दूसरा, ये किसके शिष्य थे? रुडोल्फ वान इहरिंग के। कुछ हद तक सेवनी से भी प्रभावित थे। इन्होंने आपका जलकुंड का उदाहरण दिया था। इन्होंने आपका ये कहा कि जो आपका विधि है न तो विधान में निहित है, न ही आपका विधि के विज्ञान में, और न ही न्यायिक पूर्ण निर्णय में, बल्कि ये कहाँ निहित है? समाज में। और लोग समाज में जैसा वर्तमान में व्यवहार करते हैं वैसा ही कानून बन जाता है। और इसके पीछे लोग क्यों व्यवहार करें? क्योंकि किसका प्रेशर रहता है? समाज का। इतनी बातें अगर याद रहे, हाँ, 2 सिद्धांत इनका लिविंग लॉ का, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट विद्वान आ जाइए, डीन रास्को पाउंड। यही आपका लास्ट विद्वान है। आइए, 1860 से 1870 से लेकर इनका भी एक क्वेश्चन बनता है। 1870 से लेकर 1964 तक, यानी कि 1870 से लेकर 1964 तक इनका आपका कार्यकाल रहा है। अब इनके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, डीन रास्को पाउंड जो वर्तमान समय में समाज, ये पूछ सकता है कि समाज शास्त्रीय विचारधारा किसके काल में सर्वोच्च शिखर पर थी, तो वह डीन रास्को पाउंड है। इन्होंने आपका कह सकते हैं कि क्या क्या बातें बताई। ये पहली बात, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। ये अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के आपका कुछ समय तक जज भी रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे वहाँ के। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जब प्रोफेसर रहे थे उस समय इन्होंने जो लेक्चर दिया वह हार्वर्ड लॉ रिव्यू में छपते थे। और उन्हीं लेक्चरों में इन्होंने विधि के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। अभी हम लिखवाएंगे इसको। इन्होंने 2 बातें बताई। पहली बात आपका, इन्होंने पहला बात तो इन्होंने क्रियात्मक विधि पर जोर दिया। एक एक शब्दों को समझिए। अभी हम आपका चल भी रहा है डावरी एक्ट, तो क्रियात्मक विधि, एक्टिव विधि होती क्या है? सक्रिय विधि किसे कहा जाता है? तो रास्को पाउंड का पहला माने विचार यह है। अब एक एक विचारों को समझिए तब लिखवा जाएगा कि जो बातें कानून की पुस्तकों में लिखी गई हैं वही बातें व्यवहार में भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, संविधान से जोड़िए
कि जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, आपका राष्ट्रपति या जो भी अधिकारी अगर कंडक्ट दिखाता है तो संविधान में लिखी गई बातों के अनुसार दिखाए, यानी कि जो बातें लिखी गई हैं किताब में, धरातल पर भी वह बातें अप्लाई होनी चाहिए। पहला नियम है। अगर नहीं हो रही हैं तो आप उसका रीजन खोजिए, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को क्या करिए, सुधारिए। जैसे कि आप लोगों के लिए भी कि एपीओ का एग्ज़ाम हुआ, कई लोगों का बस 1 और 2 नंबर से रुक गया, नए लोगों को तो क्यों रुका, कहाँ गलती हुई, उस गलती को हम जे में क्यों न सुधार लें, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपको भी विचार करना चाहिए कि जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए इस बार पीछे न रहें। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण डाउरी एक्ट का ही चल रहा है कि किताब में ये लिखा गया है कि दहेज लेना और देना दंडनीय धारा 3 में, दहेज मांगना दंडनीय धारा 4 में, आपका धारा 4A में दहेज के लिए विज्ञापन दंडनीय है, धारा 5 में दहेज लेने देने का करार क्या है, शून्य है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये समझना चाहिए कि जो बातें किताब में लिखी गई हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये है कि दहेज लेने और देने को रोका जाए, क्या ये समाज में ये बातें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं? नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। आपका 1% लोग करते हैं, बहुत है। तो आपका रास्को पाउंड ये कहता है कि अगर नहीं हो रहे हैं तो आप रीजन खोजिए, कानून में बदलाव लाइए, ताकि समाज के लोग कानून का क्या करें, पालन। ये झौवा भर यानी कि बहुत ज़्यादा कानून न बनाइए, कानून में बदलाव लाइए, ताकि लोग उसको अपने क्या करें, आचरण में दर्शाएं। यानी कि पुस्तकीय बातें जो हैं वो धरातल पर क्या होनी चाहिए, लागू। इसी को एक्टिव ला, क्रियाशील विधि कहते हैं। तो क्रियात्मक विचारधारा पूछ ले किस विचारधारा का उपनाम है, तो किसका है, समाजशास्त्री विचारधारा। पहला नियम याद रखें। दूसरा ये देखा जाए, देखिए आपका जो दूसरा नियम आपका है वह देखिए, रूडोल्फ वान इहरिंग ने, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। रूडोल्फ वान इहरिंग जर्मनी के थे, ये भी याद रखिएगा, आजकल पूछा जा रहा है। इन्होंने ये सोशलिस्ट स्कूल यानी कि समाजशास्त्री विचारधारा के इन्हें पिता माना जाता है। इन्होंने अपना सिद्धांत हितों या इंटरेस्ट पर आधारित किया और हित को 3 वर्गों में बांटा। और हमेशा जो भी विद्वान आएगा यही कहेगा कि अगर पर्सनल हित, पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में टकराव होता है तो कौन सा इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा, हमेशा याद रखें, सोशल। और यही बातें भारतीय संविधान के भाग 4 में शुद्ध रूप से क्या है, समाहित। उसमें सामाजिक हित के लिए आपका कानून बनाए जाते हैं, रटे रहिए। कौन सा भाग है, 4। अभी हम लास्ट में बताएंगे। हितों की व्यापक व्याख्या आपका डीन रास्को पाउंड ने प्रस्तुत की और हितों को और व्यापक रूप से बताया। जो सीमित दायरा किसने रखा था, इहरिंग ने, उसको इन्होंने क्या किया, व्यापक। तो व्यापक किया तो इन्होंने भी हितों को 3 वर्गों में बांटा। पहला व्यक्तिगत, दूसरा लोकहित और तीसरा सामाजिक हित। व्यक्तिगत यानी कि आपका पर्सनल, लोकहित मतलब कि आपका पब्लिक का यानी कि लोकहित, तीसरा सामाजिक हित। हमेशा याद रखिए, जब भी आपका व्यक्तिगत हित और सामाजिक या लोकहित में टकराव होगा तो व्यक्तिगत हित को कुचल दिया जाएगा और कौन सा हित प्रश्रय दिया जाएगा। यानी कि आपकी कोई एक व्यक्ति हित, पहले समझ लीजिए भाई नए लोग, इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा, किसी व्यक्ति का दावा, किसी व्यक्ति की मांग या किसी व्यक्ति की आवश्यकता।
तो अगर एक व्यक्ति की इच्छा या मांग या आवश्यकता कुछ और है और समाज की आवश्यकता कुछ और है, दोनों में क्या होता है? टकराव। टकराव लाजमी भी है, क्योंकि समाज कुछ और चाहता है और व्यक्ति कुछ और। तो आप टीपीए में थोड़ा जोड़िए। आपका भी किताबों में उदाहरण मिलता है। ये समाज है, ये सीता है, ये रावण है, दिया है ना उदाहरण। तो कौन सी धारा में ये सब उदाहरण मिलेगा? समाज का, सीता का, ये रावण है। तो आप एक बार देखिएगा जाकर आज पीपीए की धारा 14, यानी कि आपका शाश्वतता के विरुद्ध नियम, एक बार जाकर किताब में पढ़िएगा। उदाहरण से बहुत अच्छा समझाया गया है। तो हमेशा याद रखिए, आपका जहाँ भी व्यक्तिगत इच्छा और समाज की इच्छा में टकराव होगा, प्रत्येक विद्वान यही कहेगा कि वहाँ समाज की इच्छा को मान्यता दिया जाना चाहिए और आपके पर्सनल इंटरेस्ट को क्या किया जाना चाहिए? दबा देना चाहिए। तो रास्को पाउंड भी यही कहते हैं कि अगर आपका टकराव होता है व्यक्तिगत और समाज के हित में, तो कौन सा हित प्रश्रय होगा, समाज का कि व्यक्तिगत? तो समाज का। हमेशा यही लोग कहते हैं कि समाज का हित क्या होगा। एक उदाहरण देखिए फिर एक बार। एक किसान है, उसकी जमीन है, वह खेती कर रहा है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वह खेती करे, सरकार उसकी जमीन न ले। एक समाज है जो चाहता है कि रोड बहुत सकरी है रोड चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि आने जाने में क्या हो रही है दिक्कत। अब यही समस्या आ गई कि समाज के हित के लिए किसान का जो व्यक्तिगत हित है मार दिया जाएगा और सरकार जबरदस्ती पैसा देकर उसकी जमीन को क्या करेगी? छीन लेगी। तो बताइए किस हित को प्रश्रय दिया गया? सामाजिक। जहाँ भी आपका एविडेंस में भी दो धाराएं 123 और 124 कवर करिए। पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि समाज के या लोक हित में, जनता के हित में सरकार कुछ दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने से क्या कर देती है? इनका। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत हित के ऊपर हमेशा किसका हित प्रिवेल करेगा? एक जगह नहीं, कई जगह मैं आपका बताऊंगा। एक ही जगह उदाहरण नहीं, अब उदाहरण का उतना समय नहीं रहा। नहीं तो 2500 उदाहरण है जहाँ के हम बता सकते हैं, लेकिन यही उदाहरण बंद किया जाए। अगला रास्को पाउंड का देखिए। रास्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया, यानी कि आपका सामाजिक यांत्रिकी, सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी का हिंदी में चेंज करता रहता है, इंग्लिश वर्जन एक ही रहेगा, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग है क्या? तो पहले तो आप, चूंकि यांत्रिकी शब्द का यूज हुआ है, सामाजिक यांत्रिकी, तो दो प्रकार का यांत्रिकी देखना है। एक आपका वास्तव में जो इंजीनियरिंग होती है, दूसरा समाज में, और तीसरा आपका राजनीति में। तीन एंगल से इसको समझने का प्रयास करिए भाई, सोशल इंजीनियरिंग को। अब आइए पहले हम देखते हैं आपका सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपका जो एक्चुअल नियम है। देखिए, एक इंजीनियर है, उसे आपका एक नदी है और नदी पर एक पुल बनाना है। तो इंजीनियर क्या काम करता है? रॉ मटेरियल यूज करता है, यानी कि सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, ईंटा का यूज करता है और इनका प्रयोग करके आपका नदी पर एक पुल बना देता है। तो जो नदी के दो किनारे थे वह दूर दूर थे। लोग एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में जो दिक्कतें आ रही थी लोगों की, अब वो दिक्कतें क्या हो गई? बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। और लोग आसानी से एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और उस पुल से क्या होने लगे? आने जाने लगे। तो सेम अब आप कानून में जोड़िए। रास्को पाउंड ये कहते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं
जैसे कबीरदास के उदाहरण के रूप में कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई अच्छा इंसान भी है तो कोई बुरा भी इंसान है, तो कोई कपटी है, तो कोई फ्राडिया है, तो कोई चोर है, तो कोई साधु है, तो कोई डाकू भी है। तो फिर एक बार देखिए, समाज में लोग रहते हैं, लोगों के जो हित होते हैं वह परस्पर विरोधी होते हैं। यानी कि लोगों की जो आवश्यकता, हित मतलब फिर समझिए, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, दावा हैं, या जो लोगों की मांगे हैं वह भिन्न भिन्न होती है। तो आखिर लोगों के हित में कहाँ टकराव हो रहा है, उस टकराव को खोजा जाए और कानून ऐसा बनाया जाए कि वह टकराव को कम किया जाए। और जैसे ही टकराव कम होगा, इससे समाज की क्या होगी, भलाई, और समाज उन्नत करेगा। तो विधि का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार एक इंजीनियर पुल बनाता है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हो गया समाज के जो हित हैं, जहाँ व्यक्तियों के हित क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। आप हित टकराव को खोजिए, टकराव को दूर करने के लिए क्या बनाइए, कानून। जिस प्रकार इंजीनियर किसका निर्माण कर दिया है, पुल का। और जैसे ही आप टकराव को दूर करने के लिए कानून बनाएंगे, जो दो किनारे थे नदी के दूर दूर, वह टकराव कम होगा और क्या आ जाएंगे, पास पास। यानी कि समाज के लोग क्या आ जाएंगे, पास पास। यानी कि इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। आपका एक हमने इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया, दूसरा समाज का, तीसरा उदाहरण राजनीति में भी ये ट्रम्प कार्ड खेला जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन भाई तैयार रखिए, अधिकार तुरूप का पत्ता है, अधिकार जो राइट होता है वह ट्रम्प कार्ड होता है, ये बकलैंड महोदय ने कहा। तो ये भी पूछा जाता है किसने कहा, तो आगे हम अधिकार में बताएंगे। अब तो आपका एक विचारधारा बची है, कल वो खत्म ही हो जाएंगी। तो उसको बताया जाएगा कि ट्रम्प कार्ड किसने कहा, जे में आ चुका है। तो फिर एक बार देखिए, लास्ट में आगे बढ़ा जाए। रास्को पाउंड, अब सोशल इंजीनियरिंग का आपका समाज में यूज देखिए, थोड़ा समाज में देखा जाए। देखिए आपका सोशल इंजीनियरिंग का जो समाज में यूज है, उस सबसे अच्छा उदाहरण ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हैं। जो जनरल वर्ग हैं, जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग हैं, उनके हितों में टकराव होता रहता है। तो रास्को पाउंड ये कहता है कि कानून ऐसा बनाइए कि जो हितों के टकराव को रोके और अधिक से अधिक लोगों की क्या करे, भलाई। तो आपका सरकार ने हितों के टकराव को रोकने के लिए लालीपाप थमा दिया 10%, किलो लालीपाप, और लेकर झुंझुना क्या करते रहो, बजाते रहो। ये शुद्ध रूप से रास्को पाउंड ने जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया है, मैं बता दूं उसी पर ये क्या है, 10% आधारित है। दूसरा उदाहरण देखा जाए राजनीति का भी। राजनीति में आपका मायावती जी ने इसका यूज किया था। जो उच्च वर्ग हैं और निम्न वर्ग हैं समाज का, उनके हितों में अमूमन हमेशा टकराव होता रहा है। तो मायावती जी ने, यानी कि हमारी बुआ जी ने क्या किया कि टकराव को दूर किया, यानी कि दोनों वर्गों को एक प्लेटफार्म पर क्या किया, ला दिया, और दोनों वर्ग के लोग मिलकर वोट दिए। ये सोशल इंजीनियरिंग का कमाल था, और वोट के कारण वह सत्ता पा गई, यानी कि मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन ये जो उच्च वर्ग था, वह लालची वर्ग है, भाई बुरा ना लगे उधर, और आपका ज़्यादा मलाई खा लिया और निम्न वर्ग को मलाई नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के हित जो जुड़े थे वो फिर क्या हो गए, दूर हो गए। तो दूर हो गए तो अलग अलग जैसे ही वोट देंगे, सत्ता रहेगी कि चली जाएगी। तो सबसे अच्छा उपयोग सोशल इंजीनियरिंग का राजनीति में किसने किया, मायावती ने। यही यूज आपका मोदी जी भी कर रहे हैं कि जो
मोदी जी ने भी किया। एक उदाहरण लास्ट में, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि भाई समय कम है, नहीं तो और उदाहरण दिए जाते पढ़ाते समय, कम से कम 7-8, लेकिन 2-3 उदाहरण पर आपका रोक देना है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं SC/ST एक्ट में संशोधन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, तमाम बातें। तत्पश्चात आपका संसद ने आपका संशोधन कर दिया SC/ST एक्ट में। उच्च वर्ग नाराज हो गया, फिर उच्च वर्ग को साधने के लिए 10% तुरंत उसी समय रिजर्वेशन दिया गया था। जब आपका SC/ST में संशोधन के लिए आंदोलन चल रहा था। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि जो हितों में टकराव हो रहा है उसको रोका जाए और ऐसा नियम बनाया जाए कि दोनों क्या रहें, प्रसन्न रहें। और जब प्रसन्न रहेंगे तो दोनों लोग क्या दे देंगे, वोट। और नहीं तो नोटा तो है ही, नोटा ही दबाया था आपका कई राज्यों में भाजपा से नाराज होकर। लेकिन फिर जैसे 10% मिला, वैसे ही लोग क्या हो गए, खुश हो गए। तो यही सोशल इंजीनियरिंग है आपका, और कुछ नहीं है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आपका रास्को पाउंड ने आपका जो इन्होंने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान माना है, यानी कि साइंस ऑफ लॉ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को विधि का विज्ञान कहा है। तो गलत लिखवाएंगे हम, पहले समझिए। तो आपका क्या जवाब रहेगा, डीन रास्को पाउंड। और विधि के ज्ञान का दार्शनिक दार्शनिक पक्ष पूछे या इत्यादि हैं, तो आपका सिसरो भी पिछली बार आया था, दर्शन आ गया था, दार्शनिक पक्ष। तो उसको हम लिखवा चुके हैं। अगला देखिए। देखिए आपका इन्होंने ये कहा कि समाज के लोग माने कुछ आशा करते हैं कानून से, और उसको कहा जाता है अवधारणाएं या आपका संकल्प। यानी कि समाज के लोग समाज से कुछ आशा करते हैं। व्यक्ति आशा करता है कि जब भी कानून बनाया जाएगा, हमारे कुछ अधिकारों की क्या की जाएंगी, रक्षा। तो इन्होंने आपका 5 अवधारणाएं, ये भी याद रखिए, 1919 में दी। और इन 5 में से 5 अवधारणाएं दी, और 1942 में और 3 अवधारणाएं यानी कि संकल्पनाएं क्या की, जोड़ दी। ये जो 8 संकल्पनाएं हम बताएंगे, आपका डीन रास्को पाउंड ये कहते हैं कि व्यक्ति यह आशा करता है कि समाज इन बातों का संरक्षण करेगा, हमारे इन अधिकारों की राज्य या समाज क्या करेगा, रक्षा। तो किन किन की रक्षा ये करवाते हैं, भारत में भी जोड़ते रहिएगा। फिर एक बार, कितनी अवधारणाएं इन्होंने प्रतिपादित की, 8 टोटल। 1919 में कितनी दी, 5। 1942 में कितने दी, 3। टोटल कितनी हो गई, 5। अब ये 5 कौन कौन सी बातें हैं, 8 बातें। और भारत में ये 8 बातें क्या लागू हैं कि नहीं, अब एक एक करके आप बताइएगा। देखिए पहली बात, साभिप्राय अतिक्रमण का अभाव। यानी कि बिना किसी कारण के हमारे ऊपर आक्रमण न किया जाए, बिना किसी उचित कारण के हमारी संपत्ति न छीनी जाए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ये आशा करता है कि बिना किसी कारण के उसके अधिकारों पर अटैक न किया जाए। तो सही बात में, क्या बिना किसी कारण के आप मूल अधिकार छीन लेंगे, उचित कारण दिखाइए। नहीं दिखाते हैं तो कोर्ट हमारी क्या करेगा, रक्षा। दूसरा, स्व अर्जित संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ यानी कि स्वयं से कमाकर अपनी संपत्ति बनाई है, तो वह संपत्ति समाज की नहीं है, उस व्यक्ति का अधिकार है कि वह उसका क्या करे, यूज करे। थोड़ा हिंदू लॉ में जाइए। हिंदू लॉ में जब संपत्ति का बंटवारा आप करेंगे, तो 2 प्रकार की, एक को पार्सनरी सहदाय की, जो 3 पीढ़ी ऊपर से आ रही हैं, उसमें तो सबका हक है। लेकिन आपने जो कमाया, आपने बनाया,
तो बताइए पूरे परिवार का हक होगा कि आपका? तो रास्को पाउंड का सिद्धांत तो सही है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से आपका कमाई की है तो उस कमाई का यूज करने का उसे क्या होना चाहिए? तो भारत में है क्योंकि हिंदू लॉ में देख सकते हैं स्व अर्जित संपत्ति है तो उसको आप बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन कोऑपरेशनल जो संपत्ति है, जो सहदायकी संपत्ति है, समाजता संपत्ति है, वह जो 3 पीढ़ी ऊपर से आ रही हैं, उस संपत्ति में परिवार के जितने लोग हैं सबको क्या है? तो बताइए महिलाओं को हक है कि नहीं पुत्री को? तो कब से हक दिया गया हिंदू उत्तराधिकार में? 2005। 2005 से अब हक मिल गया है। तीसरा देखिए, सद्भावना पूर्वक व्यवहार की आशा। प्रत्येक व्यक्ति ये आशा करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ गुड बिहेव करेगा कि बैड बिहेव? गुड बिहेव करेगा। अगर कोई व्यक्ति बैड बिहेव करता है, बुरा आचरण करता है, तो विधि उसे क्या करे? दंडित करे। आपका चौथा है सावधानी की आशा। तो रास्को पाउंड ये कहते हैं कि जब भी व्यक्ति कार्य करे, अपने कार्यों में क्या बरते? सावधानी। तो फिर आपका टाट और तमाम जानिए। अब यहाँ 4-5 भारत में कोरिलेट करना है। अगर व्यक्ति ने कोई कार्य किया, नेग्लिजेंस या उपेक्षा या लापरवाही बरती, तो क्या भारत में इसके लिए प्रावधान है कि नहीं है? आईपीसी में 304 ए बना है। आपका उपेक्षापूर्ण या उतावला पूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु, कौन सी धारा? 304 है। अपकृत में नेग्लिजेंस को एक अलग अपकृत मान लिया गया। केस याद रखिए, डोनोक बनाम स्टीवेंसन। जज का नाम कौन था? लॉर्ड एटकिन। डोनोक बनाम स्टीवेंसन के बाद में जस्टिस एटकिन ने उपेक्षा को एक स्वतंत्र अपकृत्य माना और वह आपका अपकृत्य विधि में। अगर वाहन आप उपेक्षा से चलाते हैं तो इसके लिए 279 आईपीसी की धारा बनी है। आप दंड के क्या होंगे? भागी। और पुलिस अधिनियम की धारा 34 उतावलेपन से वाहन चलाने में भी आप दंड के क्या होंगे? यानी कि कुल मिलाकर 4-5 जगह से जोड़ने का मतलब ये रहा कि रास्को पाउंड ये कहता है कि जब भी व्यक्ति कार्य करे, अपने कार्य में सतर्कता और क्या बरते? अच्छी अच्छी बातें बताता है, इसमें कोई शक नहीं है। पांचवा देखिए, खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रणाधीन रखने की आशा। यानी कि अगर आप खतरनाक वस्तु रखे हैं तो अपने कंट्रोल में रखिए। अगर वह खतरनाक वस्तु आपके अहाते से घर से स्केप कर जाती है, पलायन कर जाती है और दूसरे को नुकसान पहुंचता है, तो आप उसके लिए क्या होंगे? जिम्मेदार। तो केस बताइए तो। टाट में ही केस है ना, बहुत महत्वपूर्ण केस है। कोयले की खान वाला, मैं हिंट भी दे रहा हूँ। आपका रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का आवाज। क्या जल खतरनाक वस्तु मानी गई कि नहीं मानी गई? और नीचे से जल प्रतिवादी वादी के कहाँ चली गई थी? कोयले की खान में। तो क्या भारी मात्रा में जल एकत्र करना खतरनाक वस्तु है कि नहीं? जहरीली झाड़ियाँ उगाना है ही, जहरीले पौधे उगाना, ये भी खतरनाक। तो अगर आप जैसे कि बम गोला बारूद रखना है कि नहीं खतरनाक? गैस का गोदाम रखना। तो जब आप ये सब खतरनाक वस्तु रख रहे हैं तो आप उसके अपने नियंत्रण में रखिए। ये ना कि वो खतरनाक वस्तु निकल जाए आपके नियंत्रण से अहाते से और दूसरे को क्या पहुँचे। तो अच्छी अच्छी बातें रास्को पाउंड बताता है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 और बातें। जब इन्होंने ये आगे बढ़े तो 1942 में 3 बातें और इन्होंने बता दी। 3 बातें अब भारत में अप्लाई करिएगा। पहला, नौकरी की सुरक्षा। यानी कि जो व्यक्ति सर्विस पा गया उसके नौकरी को क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा। तो वर्तमान में यही सुरक्षा, सरकारी नौकरी पा लिए तब तो सुरक्षा ज़्यादा है और प्राइवेट पा लिए तब सुरक्षा कम है, क्योंकि 3 माह का वेतन देकर
आपको नौकरी से क्या किया जा सकता है। तो रास्को पाउंड ये कहता है कि जब नौकरी व्यक्ति पा लिया तो उसकी नौकरी को क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा। सातवां, वृद्धावस्था में भरण पोषण की सुरक्षा। जब बुढ़ापा आ गया तो आप क्या कह सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? भरण पोषण करे, यानी कि आपका पेंशन दे सरकार। तो क्या भारत में चल रहा है कि नहीं? तो कौन सा चल रहा है योजना? वृद्धावस्था। पेंशन की बात रास्को पाउंड कहता है कि जब बुढ़ापा आ गया तो सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों को पेंशन दे। और भारत सरकार ने तो पेंशन पूरी तरह क्या किया? हटा ही दिया। अंतिम है आपका, अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न जोखिम के लिए समाज प्रतिपूर्ति करे। यानी कि इसका मतलब भूकंप आ गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि लोगों को सहायता करे कि न करे? बताइए, राज्य करता है कि नहीं? तो रास्को पाउंड की जो ये 8 संकल्पनाएं हैं कि व्यक्ति आशा करता है कानून से, ये सही बात है कि ज़्यादातर संकल्पनाएं भारत में भी लागू हैं और विश्व में भी लागू हैं। लेकिन जो नौकरी वोकरी इत्यादि की हैं, ये भारत में, पेंशन की जो बात आई, क्या भारत में लागू है? तो कितनी संकल्पनाएं अवधारणाएं इन्होंने दिया कि वित्त से ये आशा करता है समाज से व्यक्ति? 8। उन 5 कब दिया था? 1919। फिर 3 कब जोड़ा? आवश्यकताओं को देखते हुए 1942 में। टोटल कितना हुआ? इस प्रकार रास्को पाउंड का विचार समाप्त।